आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। आपका अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम जो है आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक है संधि। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे और संधि मुख्यतया ये जो है प्रतियोगितात्मक परीक्षार्थियों के लिए, एकेडमिक परीक्षार्थियों के लिए जो है, जो इसमें हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देंगे, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगी। और इस क्लास को एंजॉय करें और बेहतर तरीके से समझिए। संधि को आप जैसे संधि का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए संधि का मतलब क्या होता है, तो संधि का अर्थ है मेल या जोड़। अब समझेंगे एकदम बात, मेल या जोड़। अब साधारणतया हम खाली जो है संधि को मेल या जोड़ समझ रहे हैं। अब किस चीज का मेल भाई और किस चीज का जोड़, कहां से मेल हो रहा है, ध्यान देंगे इस बात को जो है। अब देखिए संधि तो हमारे हाथ में भी यहां से हुई है, यहाँ पे जो ज्वाइंट है ये भी एक तरीके से संधि है। पहले के समय में जो लड़ाइयां हो जाती थी दो राजाओं के बीच में, दो देशों के बीच में, तो कुछ समय बाद जो है, कुछ शर्तों के बाद उनमें जब जो है एक तरह से जो सुलहनामा हो जाता था, उसको भी संधि कहते हैं। लेकिन ये संधि यहाँ ऐसे राजाओं की लड़ाई की संधि नहीं है, और ये संधि यहाँ जो है ज्वाइंट भी नहीं है। ये जो घुटना और ये जो कोहनी, ये सब जो इसका भी संधि नहीं है। ये संधि किसका होगा, ये संधि होगा जो है वर्णों का। किसका? वर्णों का। वर्ण क्या होते हैं, जो है वर्णों की संधि क्या होगी, जो है कैसे होगी, इसकी परिभाषा अगर हम लेना चाहें तो लिख सकते हैं कि दो समीपवर्ती, संधि को कैसे जानेंगे, परिभाषा क्या है, आपने इस संधि का अर्थ तो जान लिया। दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। अब देखेंगे ध्यान से हम संधि किसे कहते हैं। वर्ण जो है हमने लिखा परिभाषा में, परिभाषा के हिसाब से आप देखेंगे कि समीपवर्ती वर्ण कौन मिल रहे हैं। जैसे कि भाई जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज की परिभाषा देते हैं तो परिभाषा जो है एक सैद्धांतिक होता है, निगमन है। उसको उदाहरण द्वारा आगमन तरीके से कैसे समझेंगे कि जैसे लोकप्रिय उदाहरण है, ये सब लोग जानते हैं, विद्याधन आलय, विद्यालय, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। अब देखिए इसमें कैसे, क्या, किस वर्ण का किससे मेल हो रहा है और क्या परिवर्तन हो रहा है, इसमें ध्यान देंगे। अब देखिए विद्या में ये अंतिम बिंदु क्या है, वर्ण क्या है, और इसका आलय में पहला वर्ण क्या है। एक बात और है कि जो संधि होती है ये सार्थक शब्दों में ही संधि होती है, निरर्थक शब्दों में संधि नहीं होती है। ऐसे बनाने के लिए कुछ भी कोई बताशा का एक बताशा संधि बताइए, कनक में संधि बताइए, तो ये सब पढ़े होंगे, ये रूढ़ शब्दों में आते हैं जो, तो इसमें संधि तो होगी नहीं, सार्थक शब्दों में ही संधि होती है। और संधि होने से परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसे हो जाता है, जैसे आप विद्या को देख लीजिए, विद्या और आलय दोनों दो चीजें हैं। विद्या और आलय दोनों दो चीजें हैं, लेकिन विद्या और आलय को मिलाया गया तो क्या बन गया, विद्यालय बन गया। क्या बन गया, विद्यालय बन गया। अब विद्या का भी मतलब क्या अलग होता है, आलय का भी मतलब अलग होता है। विद्या का मतलब परिभाषा है, दोनों दिया है, जस्य कश्चिदं वस्तुनः, जस्य कश्चिदं वस्तुनः सम्यक् ज्ञानम् इति विद्या कथ्यते। जिस किसी भी चीज से, जिस किसी भी साधन से, चीज नहीं बल्कि साधन का शायद बढ़िया होगा, हम चीजों की, वस्तुओं के बारे में सम्यक ज्ञान, भलीभांति ज्ञान प्राप्त कर सके, वो विद्या होती है। और आलय का मतलब घर, अर्थात जहां विद्या का घर है, अर्थात विद्या जहां से प्राप्त की जाती है, इति विद्यालय। क्या हो गया, विद्याधन आलय इति विद्यालय। और भी उदाहरण के 17 से पूछ सकते हैं जो है, जैसे रमा धन ईश बराबर रमेश। अब देखिए यहां ध्यान से, इसमें क्या मिला, आ मिला, और इसमें जो है
ई मिली जो है, और क्या हो गया, ए हो गया, रमाधन इस बराबर रमेश। इस तरह से दो सन्निकट वर्णों में जो है, दो सन्निकट वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब हम संधि को समझेंगे जो है, संधि के भेद, इस संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि मुख्यतया जो है, मुख्यतया का संधि जो है, संधि जो है वर्ण के आधार पर संधि के जो है 3 भेद किए जा सकते हैं। आप देखेंगे यहां जो है संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, नंबर 2 जो है व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि जो है 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से हम जो है स्वर संधि की विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जो है आज स्वर संधि भी मुख्यतया जो है 5 प्रकार से समझी जाती है। दीर्घ स्वर संधि, तो हम पढ़ चुके हैं, अभी जो है पढ़ रहे हैं, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो है इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है मुख्यतः। वैसे तो संस्कृत में जो है भी ये 7 प्रकार के पढ़े जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। लेकिन यहाँ हिंदी में हम 5 प्रकार की संधियों का चर्चा करेंगे। और पहले हम जो है देखेंगे कि ये संधियां क्या हैं, कैसे इनके बारे में क्या उदाहरण है, क्या परिभाषाएं हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर स्वर संधि जो है, स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब हम पहला संधि के बारे में चर्चा करेंगे, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। अब दीर्घ स्वर संधि को अगर हम जो है संस्कृत तरीके से समझाएं तो शायद और अच्छे से आ जाएगा समझ में, लेकिन चूंकि हमको हिंदी में ही करना है, लेकिन फिर भी संस्कृत थोड़ा सा हम लोग सहारा लेंगे। जो है इसका सूत्र संस्कृत में होता है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। कैसे समझेंगे, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः माने होता है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, अर्थात जो है आ, ई, उ, री, ली। समझेंगे इसको कैसे, आ, ई, उ, री और री। शा माने समान और वर्ण माने अक्षर। संधि यानी मतलब क्या हुआ, स्पष्ट जो है अगर सूत्र की व्याख्या करें सूत्र के माध्यम से, तो अकः सवर्णे दीर्घ में क्या करेंगे कि जो है आय, यदि आ, ई, उ, री के बाद समान वर्ण आते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ के बाद जो है आ आया तो वो जो है बड़ा आ हो जाएगा, ई के बाद ई आई तो वो जो है वो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ के बाद ऊ आया तो वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये सूत्र व्याख्या कर रहा है, अकः सवर्णे दीर्घ यानी अक के समान। अक मतलब क्या होता है, क्या बता रहा हूं मैं, ए, ई, उ, री और री, यानी अक के समान अगर वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, वो दीर्घ हो जाता है। लेकिन फिर भी हम हिंदी में चूंकि पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हम परिभाषा इसकी लिखेंगे और समझाएंगे भी। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है, जो यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। यदि ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ के पश्चात, पश्चात यानी बाद, के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ
दोनों को मिलाकर दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा आ, बड़ा बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे, अभी स्पष्ट करेंगे, फिर से समझिए इसकी परिभाषा को। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, छोटा माने छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, या दीर्घ या ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उनके बाद यदि समान आए, यानी आय के बाद आय आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, ऊ के बाद ऊ आ जाए, तो दोनों को मिला करके जो है क्या हो जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ बदल बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, परिभाषा हम समझे हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई ऊ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई ऊ आते हैं, तो उनके स्थान पर दोनों को मिलाकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ रहते हैं। कैसे हो जाएंगे, अब देखिए क्रमवार हम जो है वर्णन करेंगे। अब देखिए पहले में जो स्टार्ट करेंगे, आय धन आय बराबर बड़ा आ। कैसे सीखेंगे जो है, जैसे पहला उदाहरण आप लीजिए, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब देखिए कहां से, अब यहाँ देखिए उदाहरण जो है हमने जो बताया कि ह्रस्व के बाद यहाँ दोनों ह्रस्व है, छोटा आ है और यहाँ भी आपका छोटा आ है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा आ। छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। अब देखिए यहाँ पर हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीर धन अंगना बराबर वीरांगना। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पे आ मिला जो है और यहाँ पर भी आ, बराबर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। इस तरह से और भी हम कई उदाहरण ले सकते हैं। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। अब देखिए यहाँ ह्रस्व, यहाँ पे क्या मिला आपको, पहले पुस्तक में क्या मिला, ह्रस्व आ मिला, और आलय में क्या मिला, दीर्घ आ मिला, फिर भी आपको क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। ह्रस्व आ के बाद जो है, जब जो है ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ मिला तो क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। और भी हम देखेंगे आगे अन्य उदाहरण, जैसे कि जो है अ धन आ बराबर आ में इसे देख सकते हैं कि अ धन आ बराबर क्या हो गया, बड़ा आ। इस पर भी देखेंगे यहाँ, पहले आपने देखा कि छोटा आ और मिलके छोटा आ बड़ा आ हो गया, और छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ। इसको उदाहरण लेंगे हम, जैसे सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। कैसे समझेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा आ है और ये देखिए बड़ा आ है। यहाँ जो ह्रस्व आ मिला और यहाँ दीर्घ आ मिला, फिर भी क्या हो गया, ये दीर्घ आ हो गया। इस तरह से हम पढ़े हैं कि मतलब जो है आ के बाद, यही छोटा आ के बाद छोटा आए तो बड़ा, बड़ा के बाद छोटा आए तो भी बड़ा, छोटा आ के बाद बड़ा आए तो भी बड़ा, ये हम पढ़ रहे हैं। अब हम लेंगे कुछ एग्जांपल, बड़ा आ धन छोटा आ, फिर भी क्या होगा, बड़ा आ। इस टाइप का भी कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे परीक्षा धन अर्थी बराबर क्या हो गया, परीक्षार्थी। कैसे समझेंगे इसे, ये देखिए इसमें परीक्षा में क्या है, कौन सा वर्ण निकल रहा है, अंतिम वर्ण क्या है इसका, छोटा आ है, इसका पहला वर्ण क्या है, छोटा आ है, बराबर क्या हो गया, बड़ा।
अब देखिए संधि मैंने पहले बताया कि संधि जो है सार्थक शब्दों में होती है, संधि के बाद जो है उसका अर्थ बदल जाता है। अब देखिए परीक्षा और अर्थी यानी परीक्षा को चाहने वाला कौन हो गया, परीक्षा। परीक्षार्थी जो परीक्षा और अर्थी दोनों दो शब्द हैं, दोनों को मिलाकर के किसी शब्द का निर्माण हुआ परीक्षार्थी। और इस तरह से संधि को हम और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और अगला उदाहरण भी हम देख सकते हैं। महाधन आनंद, महानंद, इसके और भी कई उदाहरण हैं दीर्घ संधि के। संभवतः इतने में जो है दीर्घ संधि में आगे उदाहरण समझ में आ गए होंगे। विद्याधनालय विद्यालय, पुस्तक धनालय पुस्तकालय, छात्र धन आवास छात्रावास, विद्याधनालय विद्यालय। तो आ के बाद आपने देखा कि आ के बाद अगर आ छोटा आ के बाद छोटा आता है तो बड़ा आ, छोटी ई के बाद छोटी ई आती है तो बड़ी ई, छोट जो है ये, और छोटा ऊ के बाद जो है छोटा ऊ आएगा तो बड़ा। अब हमने ये दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में हम आगे कुछ उदाहरण देखें। अब देखेंगे जो है कि ई धन ई बराबर बड़ी ई, या बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। इस तरह के कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि जो है महिष और महेंद्र, महिष और महेश, ये दोनों संधियों में कंफ्यूजन हो जाती है। हम जानते हैं कि महेश जो है में भी जो है कभी कभी समझ लेते हैं कौन सी संधि है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो है महेश में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है। महेश में गुण संधि है जबकि महिष में दीर्घ स्वर संधि है। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे आति धन इव बराबर अतीव, आति धन इव बराबर अतीव। अब देखिए यहां क्या वर्ण, किस वर्ण में संधि हो रही है? अति में क्या है, छोटी ई है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई है, इसका पहला वर्ण क्या है, ई है। यहां मिलाएंगे आप क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। अति धन इव बराबर क्या हो गया, अतीव। और इसको उदाहरण लेते हैं, मुनि धन इंद्र। अब देखिए यहां छोटी ई, यहां छोटी बराबर क्या हो गया, बड़ी ई। क्या हो गया, मुनीन्द्र। क्या हो गया, मुनीन्द्र। और भी इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। कपि धन ईश बराबर कपीश। अब देखिए इसमें कौन सा वर्ण है, छोटी ई है, यहां क्या है, बड़ी ई है, और यहां पर क्या हो गया, जो है बड़ी ई होगी। तो आप जो है चाहे छोटी ई के बाद छोटी अर्थात हर्ष जो है ई के बाद जो हर्ष की आए तो दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ ई के बाद हर्ष की आए तो भी दीर्घ हो जाएगा। गिर धन ईश गिरीश, गिर धन ईश गिरीश। गिर में आप क्या देख रहे हैं, छोटी, ईश में क्या है, बड़ी ई बराबर गिरीश। तो कुल मिलाकर के इसका सार आप समझ सकते हैं स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि का, कि अगर समान वर्ण आ रहे हैं तो वो दीर्घ हो जा रहे हैं। समान वर्ण अगर आ रहा है तो दीर्घ हो जा रहा है। आ के बाद अगर आ रहा है तो बड़ा आ, बड़ा आ के बाद छोटा आ रहा है तो बड़ा आ, छोटी ई के बाद छोटी ई आ रही है तो बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद छोटी ई आ रही तो छोटी ई। और भी दो एक उदाहरण लेंगे इसमें हम। योगी धन इंद्र, योगींद्र, योगी धन इंद्र योगींद्र, बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी। इस तरह से हम जो है आ और ई के कुछ उदाहरण लिए, और इस तरह से कई जो है हम उदाहरणों को समझ सकते हैं और संधियां बना सकते हैं, और इस पर कुछ हम वर्क जो है कराएंगे भी। अब हम इस तरह के
संधि को दीर्घ संधि के अंतर्गत उ यानी हर्ष उ के बाद हर्ष उ आए तो दीर्घ उ बड़ा उ हो जाता है या दीर्घ उ हो जाता है। इस तरह के कुछ उदाहरणों को संधि के अंतर्गत हम समझेंगे, लेंगे और कुछ उदाहरणों से संधि को और स्पष्ट करेंगे दीर्घ संधि को। जैसे भानु धन उदय बराबर भानुदय। अब देखिए यहां पर आप स्पष्ट हो जाएंगे। भानु में पहला वर्ण क्या है? टू है। उदय में पहला वर्ण क्या है? टू है। दोनों को मिलाया आप क्या हो गया? बड़ा हो। भान धन उदय भानुदय। लघु धन उत्तर लघु उत्तर। यहां आप देख रहे हैं लघु में क्या है? उ है। उत्तर में क्या है? उ है। बराबर क्या हो गया? बड़ा उ। यानी हर्ष उ के बाद हर्ष उ जब आ रहा है तो क्या हो रहा है? दीर्घ उ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दीर्घ उ। इसे कुछ अन्य उदाहरण ले रहे हैं। उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ। इस आधार पर एक दो उदाहरण समझेंगे कि अगर जो हर्ष उ के बाद दीर्घ उ आ जाता है तो बड़ा उ हो जाएगा। जैसे लघु धन उर्मी। लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। अब देखिए संधि में यहां कहां किससे संधि हो रही है? लघु में कौन सा उ है? हर्ष उ। हर्ष उ, हर्ष का मतलब होता है छोटा। हर्ष का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। क्या हो गया? बड़ा उ। यहां देखिए आप लघु में क्या कर रहे हैं? लघु में कौन सा हर्ष उ है और उर्मी में कौन सा उ है? दीर्घ उ है और दोनों को मिलकर क्या हो गया? दीर्घ उ हो गया, बड़ा उ हो गया। साधु धन ऊर्जा। साधु धन ऊर्जा बराबर साधूर्जा। कैसे समझेंगे इसे? साधु में कौन से वर्ण में संधि हुई? साधु में हर्ष उ। ऊर्जा में कौन सा उ है? बड़ा उ है। दोनों को मिलाने के बाद क्या हो गया? बड़ा उ। इस तरह से संधि दीर्घ संधि में आपने पढ़ा कि जो है जब हर्ष आ के बाद हर्ष आता है तो बड़ा आ, बड़ा दीर्घ आ के बाद हर्ष आता है तो बड़ा, हर्ष ई के बाद बड़ी, दीर्घ ई आती है तो बड़ी ई, उ के बाद उ आता है तो बड़ा उ, बड़ा उ के बाद छोटा उ आता है तब भी बड़ा उ। और इस तरह से हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में अध्ययन किए और इसमें और भी अभी कुछ चीजें दीर्घ स्वर संधि में आगे देखेंगे। जैसे कुछ उदाहरण और लेंगे। भू धन ऊर्जा ऊर्जा, बध धन उत्सव बधुत्सव, बध धन उर्मी बधुर्मी। और संधि वैसे अगर हम पढ़ा जाए जो है तो स्वर संधि ही अपने आप में जो है एक विस्तृत स्थान लेती है, समय लेती है। तो स्वर संधि के में दीर्घ स्वर संधि के बाद हम कुछ देर बाद जो है गुण स्वर संधि दूसरे वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो ये अगर प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसे जो है लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद।